नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 19 मई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस को लेकर के, जिसमें हम करते हैं कंप्लीट विश्लेषण द हिंदू एनालिसिस का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आप वनडे एग्जाम जैसे कि बैंकिंग, एसएससी से लेकर के यूपीएससी तक की तैयारी करें, बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपको मिलेगा आज के सत्र में। वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल तो डेवलप होगी ही, साथ ही जो वर्ड बताऊंगा ना बीच में, वो आप जरूर नोट कर लेना। उससे क्या होगा, आपकी जो वर्ड है, वो कैब है, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग स्किल तो अच्छी होनी ही है। तो बिल्कुल चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वार्मिंग वार्मिंग, देखो वार्मिंग को लेकर चर्चा है। वार्मिंग क्या बोलते हैं, गर्मी को लेकर के है ना, वार्मिंग वार्निंग है ना, गर्मी की चेतावनी को लेकर चर्चा है। आखिर ये गर्मी जिस प्रकार से, गर्मी को तापन भी बोलते हैं, वार्मिंग को क्या बोलते हैं, तापन। आपको पता होना चाहिए, गर्मी को अपन क्या बोलते हैं, तापन, ठीक है। और वार्निंग मीन्स चेतावनी, तो तापन की चेतावनी जो है उसको लेकर चर्चा है। और तापमान देखो, तापमान ना बढ़ रहा है, ठीक है। तो तापमान के रुझान से देखो तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुमान जो है ना, उसको लेकर चर्चा यहाँ पर है। इंडिया मस्ट, अब देखो भारत के दृष्टिकोण से ये क्यों मायने रखता है। चलो हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हम भारत के दृष्टिकोण से सोचते हैं। और चूंकि भारत के हित क्या है, वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो विश्व में हो रही घटनाओं से तो हमारा अवगत होना जरूरी बनता ही है। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, मतलब बुनियादी ढांचे में निवेश जरूर करना चाहिए। आप पूछोगे सर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो चीज़ है जो ज़रूरत के साधन है, जैसे कि मान लो रोड है ना, सड़क हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो फिर अगर आप बात करो, लाइट हो गई, ठीक है। सुरक्षा की बात आती है, बिजली की सुरक्षा की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है। उसके बाद फिर मान लो जैसे कि ट्रैफिक रूल्स का सही से पालन, ठीक है, शांति व्यवस्था, कई सारी बातें आती हैं जो बुनियादी ढांचे के तहत आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आती हैं। तो वही कहा गया कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जरूर करना चाहिए। दैट बूस्ट्स डिफेंस अगेंस्ट डिजास्टर्स, जो कि डिजास्टर्स मतलब आपदा से बचाव को मजबूती देता है, बूस्ट करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करूं, हैज इशूड इट्स एनुअल अपडेट, उसने अपना एनुअल अपडेट जारी किया है अपने अनुमानों पर फॉर टेम्परेचर ट्रेंड्स। टेम्परेचर ट्रेंड्स जो हैं, जो मतलब तापमान में जो एक तरह से रुझान देखने को मिले हैं, उसको लेकर अपना वार्षिक आकलन जारी किया है, जो कि अपडेट है पूरा जारी किया है, ठीक है। इन द नेक्स्ट डिकेड है ना, नेक्स्ट डिकेड में जो तापमान में रुझान रहने वाले हैं, डिकेड जानते हो ना, दशक को बोलते हैं, अगले दशक में जो तापमान के रुझान रहने वाले हैं उसको लेकर इसने अपना आकलन जारी किया है। द प्रोग्नोसिस एक्सपेक्टेडली इज वर्डिंग, अब देखो इसका जो आकलन आया है ना, पूर्वानुमान जो आया है ना, ये प्रत्याशित रूप से क्या है, चिंताजनक है। वर्डिंग है, वर्डिंग मतलब चिंताजनक, चिंता देता है। क्यों, देखो उसका कारण क्या है, चिंताजनक क्यों है। एनुअल मीन ग्लोबल नियर सरफेस जो टेम्परेचर है फॉर ईच ईयर बिटवीन 23 एंड 27 इज लाइकली टू बी 1.1 डिग्री टू 1.8 डिग्री हायर देन द एवरेज। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, जो प्रोजेक्शन की बात है, वो टेम्परेचर 2023 से 27 के बीच वो 1.1 से 1.8 डिग्री सेल्सियस हायर रहेगा, ज़्यादा रहेगा। देखो तापमान का बढ़ना किसी के हित में नहीं है, ठीक है, खासकर जो विकासशील देश हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि 1850 और 1900 के बीच के समय की तुलना की गई है, उसके तुलना में इस बार जो तापमान है इस दशक में इस प्रकार बढ़ेगा, है ना। किस प्रकार बढ़ेगा, 1.1 डिग्री से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की आशंका है। तो डेफिनेटली ये चिंताजनक आंकड़े हैं, बनते तो हैं। देयर इज 66% चांस, देखो 66% ऐसे मतलब चांस है, संभावना है कि ग्लोबल नियर सरफेस टेम्परेचर जो है ना, अर्थात 66% आशंका है कि जो वैश्विक है ना, ग्लोबल होता है वैश्विक, वैश्विक स्तर पर सतह के निकट का तापमान जो है वो क्या होगा, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से एबव एक्सीड करेगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, ठीक है। एवं प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स है, पूर्व औद्योगिक स्तर है, उससे आगे जाएगा। इन एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर 2027, 2027 से कम एक साल पहले। इट इज अनलाइकली दैट द 5-year मीन विल एक्सीड दिस थ्रेशोल्ड। अब देखो इसकी संभावना जो है ना, ऐसे हालांकि देखो इसकी ऐसी आशंका नहीं है, संभावना ऐसी नहीं बनती है, अनलाइकली है ये कि 5 साल का, ठीक है, कि मान लो कि जो है यहाँ पर जैसे कि आप देखो
तो 5 साल का जो यहाँ पे देखो आंकड़ा जो दिया गया है यहाँ पर एक तरह से कि जो 5 साल के जो है कि 5 ईयर को मीन जो है 5 साल का जो माध्य है, ठीक है, तो 5 साल का जो एक तरह से स्तर है वो इस सीमा से पार जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ऐसी आशंका नहीं है कि 5 साल का औसत इस सीमा से ज़्यादा होगा। वहीं जलवायु परिवर्तन की बात करूं तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज पर अर्थात जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है, ठीक है, उसने बार बार कहा है, रिपीटेडली कहा है कि वन दैट इज द बेस्ट लेफ्ट अनब्रिज टू अवॉइड द डिस्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बार बार कहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो ये सीमा है, ठीक है, ये ऐसी सीमा है, इस तरह से ये समझो कि इसको ब्रीच करना, इससे दूर रहना, ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग के जो एक तरह से डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस है उससे बचने के बेहतर तरीके से होगा कि हम इसे ब्रीच ना करें, है ना, इससे हम आगे न जाएगा। इससे कोई आगे जाता है 1.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान आगे जाएगा तो बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, तो उससे बचना ही हमारे लिए सबसे बेहतर उपाय है। वाइल वर्ल्ड लीडर्स एट क्लाइमेट समिट्स, देखो जहाँ तक वैश्विक नेताओं की बात है जो जलवायु सम्मेलन में आर इन एग्रीमेंट, वो समझौते के तहत आगे आए हैं। Few of their actions are consistent with keeping temperature rise within this Rubicon with current climate policies. Next slide, please. Policies poised to heat the globe beyond 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। देखो यहाँ पे बात यहाँ पे ये बताई गई है, देखो जलवायु शिखर सम्मेलन में जो वैश्विक नेता हैं, जो विश्व स्तर के नेता सब हैं, चाहे किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हो या एक तरह से प्रधानमंत्री हो, वो तापमान वृद्धि को इस सीमा के अंदर रखने के लिए सहमत है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम कम रखेंगे, है ना। लेकिन क्या है, देखो उनके कुछ ही कार्य जो हैं, उनके कुछ ही एक्शन जो हैं इस हिसाब से चल रहे हैं, वो उस तरह से सही से अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तापमान अगर वो सही से अपनी नीतियों का इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो तापमान बढ़ेगा ही, ठीक है, वो 2 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो नेताओं को बस बातें नहीं करनी होगी, करके दिखाना होगा अपने देशों में, ठीक है। अगर मान लो अगर वर्तमान जो नीतियां हैं उनकी नेताओं की, वैश्विक नेताओं की, चाहे किसी भी देश के नेता की बात करो, तो वर्तमान में जो है तो उससे क्या होगा कि जो अब हमारी जो पृथ्वी है, विश्व जो है, वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो जाएगा अगर वो सही नीतियों को नहीं अपनाते हैं। तो एटलीस्ट वन ऑफ द ईयर्स द WMO एड्स फ्रॉम 23 to 27 विल बी द हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड exceeding the 14.84 degree Celsius reported in 16. It was about 0.07 degree Celsius warmer than the previous record set in 15. तो यहाँ पे से बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है आप भी आसानी से समझोगे। WMO ने, है ना, WMO ने जो कहा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने कहा कि 23 से 27 के बीच, है ना, उसकी अवधि में आप देखो एटलीस्ट कम से कम एक वर्ष रिकॉर्ड के देखो आप, तो सबसे गर्म जो है ना 2016 में रिपोर्ट किया गया था, बताया गया था, जो कि 14.84 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, ठीक है। 2015 में जो था ये निर्धारित रिकॉर्ड की तुलना में लगभग 0.07 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म था, ठीक है। दूसरी बात देखो आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि महासागर भी गर्म हो रहे हैं, ठीक है। द ओशियंस टू आर ऑन फायर, है ना, फायर मतलब गर्म हो रहे हैं महासागर। द एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन जो एल नीनो जो है ना, एल नीनो जो घटना, इसे बोलते हैं एल नीनो दक्षिणी दोलन, ठीक है, इसे बोलते हैं ENSO, इज लाइकली टू बी पॉजिटिव इन दिसंबर टू फरवरी 23-24। अब इसके ना 2023-24 है ना, दिसंबर से फरवरी 23-24 तक पॉजिटिव रहने की संभावना है, ठीक है। लाइकली मतलब संभावना है, मीनिंग दैट इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसी स्थिति रहेगी एल नीनो की तो देखो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल जो इक्वेटोरियल जो पैसिफिक है, ठीक है, सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन जो है इज लाइकली टू बी एटलीस्ट ½ डिग्री मोर लाइकली ओवर अ डिग्री एबव व्हाट इज नॉर्मल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताई गई है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर है वो कम से कम ½ डिग्री गर्म होगा, तो जो कि अब देखो एक तरह से आप ये सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा हो गया, ठीक है, पॉसिबली, तो ये भी समस्या है। और दूसरी बात कि अगर आप बात करो आगे, देखो आप इंडिया की बात करो, ठीक है, भारत की बात करो, देखो मैंने इसको आप तो देख लिया आपके किस प्रकार ज़्यादा होगा। भारत की बात करो, इंडिया इज ब्रेसिंग फॉर दिस एल नीनो ड्यूरिंग द मानसून। अब मानसून के बीच भारत को ये एल नीनो देखने को मिला है, ठीक है, तो मानसून पर भी इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही।
ठीक है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पहले ही मानसून की बारिश के सामान्य से कम रहने का संकेत दे रहा है। देखो जो भारत इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, आईएमडी है, वो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग दैट मानसून रेनफॉल विल बी ऑन द लोअर साइड ऑफ नॉर्मल, कि वो सामान्य से कम रहेगी। जो मानसून की बारिश होगी सामान्य, देखो किसान क्या होगा, किसान प्रभावित होंगे, खेती सही से नहीं हो पाएगी। हमारे देश की कृषि व्यवस्था जो है वो अधिकांश जो है वो क्या है, मानसून पर निर्भर है। तो सिंचाई प्रणालियां हर एक जगह नहीं पहुंची हैं, तो मानसून प्रभावित होगा तो खाद्यान्न प्रभावित होगा, खाद्यान्न संकट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि यूक्रेन युद्ध के कारण पहले से खाद्यान्न संकट आपको देखने को मिला था। ठीक है। अल नीनो की बात करो, विल कंबाइन विद ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज टू पुश ग्लोबल टेम्परेचर्स इनटू अनचार्टेड टेरिटरी, डब्ल्यूएमओ सेक्रेटरी जनरल टाला सेड इन अ प्रेस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अपडेट। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे डब्ल्यूएमओ को जो महासचिव हैं, ठीक है, वो पेटरी जो टेरेस हैं, उन्होंने इस आकलन के संदर्भ में, इस प्रोजेक्शन के संदर्भ में, देखो एक स्टेटमेंट में कहा, प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि अल नीनो जो है ना, तो अल नीनो तो है ही, ठीक है, दूसरी बात जो कि मानवीय गतिविधियों के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उससे वो दोनों साथ आकर के अल नीनो भी आएगा। और जो आदमी, जो मानव जो अपने हिसाब से जो ये काम कर रहा है अपनी गतिविधियों के कारण, है ना, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो क्लाइमेट चेंज है, अपनी गतिविधियों के कारण जो जलवायु परिवर्तन का मानव एक तरह से कारण बन रहा है, ये सब मिलके क्या करेंगे, ग्लोबल टेम्परेचर को ना बिल्कुल अनिश्चित स्थिति में डाल देंगे, टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, ये अपडेट इन्होंने दी, डब्ल्यूएमओ के जो एक तरह से महासचिव हैं। ठीक है, चलो, हॉटर ओशियंस जो हैं, जो एक गर्म जो महासागर हैं, ऑल्सो मीन स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स। देखो महासागर गर्म होंगे तो चक्रवात आपको आएंगे, वही मजबूत चक्रवात आएंगे जो विनाशकारी होंगे। साइक्लोन मोचा या पता है आपको हाल में, व्हिच बैरल्ड थ्रू म्यांमार, देखो म्यांमार के थ्रू आया, ठीक है, वो देखो दिस वीक, इस सप्ताह आया था ना, एंड क्लेम्ड एटलीस्ट 60 लाइव्स, और इसमें कम से कम 60 लोगों की जान चली गई, एंड रॉड सीवर डैमेज, और ये कई सारी क्षतियों का कारण बना, एंडेड अप बीइंग स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वाज इनिशियली एस्टिमेटेड। और दूसरी बात, ये एक तरह से इतना स्ट्रॉन्गर था, इतना मजबूत चक्रवात था ये, जो कि पहले आकलन किया गया था, वॉज इनिशियली एस्टिमेटेड, जो पूर्व में आकलन किया गया था उसकी तुलना में काफ़ी ये मजबूत चक्रवात था। तो चक्रवात आएंगे, ठीक है, महासागर गर्म होंगे तो जान माल की हानि होगी, ठीक है, लोग प्रभावित होंगे, तो डेफिनेटली मानव के लिए तो कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है। द डब्ल्यूएमओ अपडेट जो है डज नॉट हैव स्पेसिफिक इनपुट्स फॉर इंडिया। देखो हालांकि डब्ल्यूएमओ ने जो अपडेट दिया है ना, जो जानकारी दी है, उसमें एक तरह से इंडिया के लिए कोई अपडेट नहीं है स्पेसिफिक। हालांकि द ओवरऑल ट्रेंड इंडिकेटर सजेस्ट दैट, देखो जो इंडिकेटर, जो संकेतक में जो कुल मिलाकर ट्रेंड है वो बताते हैं, उससे पता चलता है कि इंडिया डिपेंडेंट एज इट इज ऑन रेड फेड एग्रीकल्चर। अभी मैंने बताया आपको कि भारत क्या है, भारत जो है वो वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है, वर्षा होगी तो कृषि होगी, वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी अच्छे से, तो डेफिनेटली प्रभाव भारत पर पड़ेगा ही, कृषि सही से नहीं हो पाएगी, किसान प्रभावित होंगे, खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा, एंड विद इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन विल बी सेवरली टेस्टेड ड्यू टू चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट। साथ ही आप एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर कृषि तो हमारी प्रभावित होगी ही, दूसरी बात जो कोस्टलाइन हमारा है काफ़ी बड़ा कोस्टलाइन है, मतलब समुद्र तट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो समुद्र में जो कुछ परिवर्तन होगा उससे भी हम प्रभावित होंगे। ठीक है, साइक्लोन, चक्रवात आदि से प्रभावित होंगे। इंडियाज एबिलिटीज एट फोरकास्टिंग साइक्लोन्स, भारत की जो क्षमता है साइक्लोन के अनुमान की, ठीक है, चक्रवात के अनुमान की, एंड वेदर एनोमलाइज, और जो मौसमी जो विषम परिस्थिति है उसकी, हैव इम्प्रूव्ड, काफ़ी सुधरी है, बट डेवलपिंग रेजिलियंस इज फार फ्रॉम ऑफ चैलेंजिंग। लेकिन जो एक तरह से रेजिलियंस है, लचीलापन है, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स इन बोल्स्टरिंग डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आर द नीड ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड देखना पड़ेगा, एक सेकंड, जो हमारे पास देखो यहाँ पर, जैसे कि आप एक बार आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, ठीक है, बड़े निवेश जो हैं, एक तरह से जो डिजास्टर है ना, आपदा संबंधित मतलब जो बुनियादी ढांचा है ना, उसको मजबूत करने में जो निवेश है ना, आर द नीड ऑफ, क्या, आर द नीड ऑफ आवर, है ना, ये समय की मांग है। ठीक है,
ये क्या है, समय के आर द नीड ऑफ आवर। तो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर हमें निवेश करने पड़ेंगे। किस पर? तो डिजास्टर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो जैसे कि बुनियादी ढांचों पर ध्यान देना पड़ेगा, कनेक्टिविटी पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। लोगों को इवैक्यूएशन में आसानी होती है, मान लो जब आपदा आती है तो हमें लोगों को उस जगह से निकालना पड़ता है, तो उसमें हमें आसानी होती है, ठीक है। चाहे हम हवाई जहाज़ से निकालते हैं, हेलीकॉप्टर से निकालते हैं, या फिर सड़क मार्ग से लोगों को निकालते हैं, ठीक है। लाइट की पर्याप्त आपूर्ति रहनी चाहिए, ठीक है। साथ ही जो हमारा एक तरह से मोबाइल नेटवर्क है, ये सभी सही पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर साथ ही जो कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन जो सही तरीके से पहुँचाए जाने का साधन होना चाहिए। तो गांव जो है या फिर देहात का एरिया है या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो प्रभावित होगा, तो वहाँ हमारे पास क्या है, एक्सेस अच्छे से होने चाहिए, तभी हम किसी भी प्रकार की आपदा से लड़ पाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है, बातों को बताया गया है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर आज के सेशन में हमने चर्चा की जिस प्रकार से हमारा जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म हो रही है, हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है, पूरा विश्व गर्म हो रहा है। लेकिन जो देश के नेता हैं, देश के नेता या विश्व स्तर पर कई देशों के नेता हैं, वो सम्मेलन में आते हैं, कमिटमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन बात जस की तस वही रहती है कि वो एक तरह से ऐसे एक्शन को नहीं कर पाते हैं जिससे कि सही से काम हो सके, ऐसी नीतियाँ नहीं बनाते हैं जो जलवायु परिवर्तन को सही स्तर पर रोक सके। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पड़ी हो जाती है कि उन्हें इस प्रकार से काम करना होगा, इस प्रकार की नीतियों का अपनाना होगा कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही रोका जा सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, और विशेषकर विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देश प्रभावित होंगे। तो भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है। तो आज के आर्टिकल में, आज के टॉपिक में हमने इसे समझा, जानकारियाँ कलेक्ट की। तो फिर कल मिलते हैं, कल के सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ, नए टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।